भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग 65,000 साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे और यहां नगरीकरण का बसाव किया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक फैला। भारतीय इतिहास में पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस इंडिया स्टार 1G के चैनल में भारतीय इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये सभी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम। भारतीय इतिहास का घटनाक्रम निम्नलिखित है। प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। इस समय में मानव ने आग और पहिए की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली व्यवस्थित रूप से बसी हुई सभ्यता थी। नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। महाकाव्य युग है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तन है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस समय में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में आई इस रूढ़िवादिता का परिणाम महावीर और बुद्ध का जन्म था। इस समय में महाजनपदों का गठन हुआ। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश का जन्म हुआ। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में पूरा उत्तर भारत था, जिसका बिंदुसार ने और विस्तार किया। कलिंग युद्ध इस समय काल की घटना है, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। इस समय काल में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। दक्कन और दक्षिण 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। इस काल में चोल, चेर और पांड्या राजवंश ने दक्षिण भारत पर अपना शासन जमा रखा था। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी समयकाल की देन है। इसके अलावा संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनत्सांग ने भारत की यात्रा की। हुनों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। इस समय में दक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए।
दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी से 750 ईस्वी, इस समय में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य का उद्भव हुआ और पारसियों का भारत आगमन हुआ था। चोल साम्राज्य 9वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी, विज्यालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फलने फूलने लगी। उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी, इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इसी के साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, जिसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आगे जानें। यह क्षेत्र आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता 4 हिस्सों में बांटी गई है। 1 सिंधु घाटी मिस्र, 2 मेसोपोटामिया, 3 भारत, 4 चीन। 1920 तक मनुष्य को सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस घाटी की खुदाई की थी, तब उन्हें 2 पुराने शहर के बारे में पता चला था, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। यहाँ पर कहीं सारी चीजें मिली थी, घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन। इस क्षेत्र से यह पता चलता है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ अत्यंत उच्च विकसित सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंदर लोग सुयोजनाबद्ध और सुनियमित कस्बों के अंदर रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भग्नावशेष के बारे में दर्शाते हैं। इनके जो हथियार थे वे भव्य व्यापारिक शहर और वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे। यहाँ सभी चीजों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें और सुविकसित निकास प्रणाली भी स्थित थे। यहाँ पर घरों पर पुताई होती थी और घर ईंटों से बने होते थे। साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मंजिलें भी होती थीं। हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला भी मालूम थी। यहाँ पर लोग अपना भोजन इसी प्रकार से तैयार करते थे। उस समय के लोगों ने सब्जियों और फल के साथ मांस, सुअर, अंडे जैसी अन्य चीजों का सेवन भी किया था। साथ ही यह भी जानने को मिला है कि वह ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता का 1500 बीसी तक अंत हो गया था। माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी नष्ट हो गई थी। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध के पिता का नाम कपिलवस्तु था। वह राजा शुद्धोदन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। यह बात जानने को मिली कि इसी दिन 528 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना और साथ में इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब महात्मा बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुँचे। यह बात भी जानने को मिलती है कि वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। साथ में इस बात का उल्लेख भी हुआ है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य अर्थात दुहकों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्मकांड और पशुबलि की निंदा की। गुप्त साम्राज्य।
गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ई तक शासन में रहा। 463 से 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर। बालादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमश श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेना नायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था। मौर्य साम्राज्य का परिचय। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईपू। मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर करती थी, जो इसे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहरी केंद्रों और धमनियों को संक्षेप में नियंत्रित किया। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदरथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185 ईसा पूर्व में भंग कर दिया गया। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत पर इस्लामी आक्रमण से मानी जाती है। वर्तमान के उज़्बेकिस्तान के शासक तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश स्थित हैं। बाबर के भारत आने के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सन 1600 तक मुगल वंश ने भारत पर राज किया। सन 1700 ईस्वी के बाद इस वंश का पतन होने लगा और ब्रिटिश सत्ता फैलने लगी। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में मुगल वंश का पूरी तरह खात्मा हो गया। मध्यकालीन भारत का घटनाक्रम। प्रारंभिक मध्यकालीन युग 8वीं से 11वीं शताब्दी। इस समय काल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष कई छोटे राज्य में बंट गया था। गत मध्यकालीन युग 12वीं से 18वीं शताब्दी उदास स्माइली। इस समय काल में पश्चिम में मुस्लिम आक्रमणों ने तेजी पकड़ ली थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का उद्भव हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह उस समय का एकमात्र हिंदू राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसके बाद हरिहर और बुक्का ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुगल वंश के प्रारंभ के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना की 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल वंश का पतन हो गया और ब्रिटिश शासन के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। एंग्लो मराठा युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक एंग्लो मराठा युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की घटनाओं को कवर करता है।
मराठों की हार के बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरने वाले शासक बालाजी बाजी राव थे। वह अपने बेटे माधव राव द्वारा शुरू किए गए युद्ध में लड़ रहे थे, जो कि असफल हो गया था, जबकि बालाजी बाजी राव के भाई रघुनाथ राव अगले पेशवा बन गए। अंग्रेजों ने 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद मराठों के साथ पहला युद्ध लड़ा। इंडिया वन के इस चैनल में आगे उन घटनाओं का सारांश है जो मध्यकालीन भारत के इस महत्वपूर्ण चरण को समझने में आपकी मदद करेंगे, जो एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा शिविर में संघर्ष हुआ। नारायणराव पेशवा बनने की राह पर थे, हालांकि उनके चाचा रघुनाथराव ने भी पुजारी बनना चाहा। इसलिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद सूरत संधि पर 1775 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार रघुनाथराव ने सालसेट और बेस्सीन के बदले में 2500 सैनिकों को अंग्रेजों को दे दिया। वारेन हेस्टिंग्स के तहत ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने इस संधि को रद्द कर दिया और पुरंदर संधि 1776 में कलकत्ता परिषद और एक मराठा मंत्री नाना फडणवीस के बीच संपन्न हुई। नतीजतन केवल रघुनाथराव को पेंशन प्रदान की गई और अंग्रेजों ने सालसेट को बरकरार रखा। लेकिन बंबई के ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने इस संधि का उल्लंघन किया और रघुनाथराव को ढाल दिया। 1777 में नाना फडणवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि के खिलाफ जाकर फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह प्रदान किया। इसने अंग्रेजों को पुणे भेजने के लिए नेतृत्व किया। पुणे के पास वडगांव में एक लड़ाई हुई जिसमें महादजी शिंदे के अधीन मराठों ने अंग्रेजी पर एक निर्णायक जीत का दावा किया। 1779 में अंग्रेजों को वाडगाम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। एंग्लो मराठा युद्धों के अंत में सालबाई की संधि 1782 में संपन्न हुई, जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक घटनापूर्ण मील का पत्थर बनाया। मुगल साम्राज्य के तहत व्यापार का विकास। मुगल साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुगल साम्राज्य के आगमन से भारत में आयात और निर्यात में वृद्धि हुई। विदेशी लोग व्यापार के लिए भारत आने लगे, जैसे डच, यहूदी, ब्रिटिश। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारिक समूह फैले हुए थे। इनमें लंबी दूरी के व्यापारी सेठ और बोहरा शामिल थे। बनिक स्थानीय व्यापारी बंजारों ने अक्सर बैलों की पीठ पर अपने माल के साथ लंबी दूरी की यात्रा की। व्यापारियों का एक और वर्ग जो थोक वस्तुओं के परिवहन में विशेषज्ञता रखते थे। साथ ही नदियों में नावों पर भारी सामान लाया जाता था। हिंदू, जैन और मुसलमान गुजराती व्यापारियों में से थे, जबकि ओसवाल, महेश्वरिया और अग्रवाल राजस्थान में मारवाड़ी कहे जाने लगे। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समाज कोरोमंडल, द चेटिस, द मुस्लिम मालाबार। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समाज कोरोमंडल, द चेटिस, द मुस्लिम मालाबार व्यापारियों आदि बंगाल चीनी चावल के साथ साथ नाजुक मलमल और रेशम के तट पर थे। गुजरात, जहां से बढ़िया वस्त्र और रेशम उत्तरी भारत में ले जाया जाता था, विदेशी वस्तुओं के लिए एक प्रवेश बिंदु था। कुछ धातुएं जैसे धातुएं भारत में मुख्य आयात थीं। कॉपर और टिन, वॉरहॉर्स और वॉरहॉर्स, हाथी दांत, सोने और चांदी के आयात सहित लग्जरी टुकड़े व्यापार द्वारा संतुलित हैं। मुगल साम्राज्य के तहत कला और वास्तुकला। भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों का ढेर मुगलों के शासनकाल के दौरान बनाया गया और भारतीय इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। यहाँ मुगल साम्राज्य के तहत लोकप्रिय कला और वास्तुकला का एक सारांश है। मुगल बहते पानी के साथ उद्यान बिछाने के शौकीन थे। मुगलों के कुछ बाग कश्मीर के निशात बाग, लाहौर के शालीमार बाग और पंजाब के पिंजौर के बाग में हैं। शेरशाह के शासनकाल के दौरान बिहार के सासाराम में मकबरा और दिल्ली के पास पुराण किला बनाया गया था। अकबर की सुबह के साथ
व्यापक पैमाने पर इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। कई किले उसके द्वारा डिजाइन किए गए थे और सबसे प्रमुख आगरा का किला था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। उनके अन्य गढ़ लाहौर और इलाहाबाद में हैं। अकबर की सुबह के साथ व्यापक पैमाने पर इमारतें। दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण शाहजहां ने अपने रंग महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-ख्वासस्व के साथ करवाया था। फतेहपुर सीकरी में एक महल सह किला परिसर भी अकबर विजय शहर द्वारा बनाया गया था। इस परिसर में कई गुजराती और बंगाली शैली की इमारतें भी पाई जाती हैं। उनकी राजपूत माताओं के लिए संभवतः गुजराती शैली की इमारतों का निर्माण किया गया था। इसमें सबसे राजसी संरचना जामा मस्जिद और इसके प्रवेश द्वार है, जिसे बुलंद दरवाजा या बुलंद गेट के रूप में जाना जाता है। प्रवेश द्वार की ऊंचाई 176 फीट है। इसे गुजरात पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था। जोधाबाई का महल और 5 मंजिला पंचमहल फतेहपुर सीकरी की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के शासन के दौरान बनाया गया था और इसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद था। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। आगरा में इत्माद दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना था, जिसमें अर्धकीमती पत्थरों से बनी दीवारों पर पुष्प डिजाइन थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह विधि अधिक लोकप्रिय हो गई। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल को इतिहास के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इसके निर्माण के लिए पिएट्रा ड्यूरा प्रक्रिया का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया था। इसमें उन सभी स्थापत्य रूपों को शामिल किया गया है जो मुगलों ने बनाए थे। ताज की मुख्य महिमा विस्तृत गुंबद और 4 पतला मीनारें हैं, जिनकी सजावट को न्यूनतम रखा गया है। अवध का इतिहास। आइए जानते हैं अवध का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अवध उत्तर भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र था, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर पूर्वी भाग है। इसने अपना नाम कोसला की राजधानी अयोध्या साम्राज्य से लिया और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1800 में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के हिस्से के रूप में खुद को अधीन कर लिया। 1722 ईस्वी में अवध का सूबा आजाद हुआ। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फारसी शिया को सादत खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया। सादत खान ने सैयद भाइयों को उखाड़ फेंकने में मदद की। सादत खान को राजा द्वारा नादिर शाह के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, ताकि वह शहर को नष्ट करने और बड़ी राशि के भुगतान के लिए अपने देश लौटने के लिए इच्छुक हो सके। जब नादिर शाह वादा किए गए धन को पाने में विफल रहे, तो उनका गुस्सा दिल्ली के लोगों ने महसूस किया। उन्होंने एक सामान्य वध का आदेश दिया था। सादत खान ने अपमान और शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। सफदरजंग, जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी कहा जाता था, अवध का अगला नवाब था। वह अपने चाचा शुजाउद्दौला द्वारा सफल हो गया था। अवध राजा द्वारा एक मजबूत सेना का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम और हिंदू, नागा और सन्यासियों के साथ साथ शामिल थे। अवध शासक का अधिकार दिल्ली के पूर्व क्षेत्र रोहिलखंड तक था। उत्तर पश्चिमी सीमांत की पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी संख्या में अफगान, जिन्हें रोहिल कहा जाता है, उसमें बस गए। अवध नवाबों का सारांश। सादत खां बुरहानुल मुल्क 1722 से 1739 ईस्वी एक स्वायत्त राज्य के रूप में उन्होंने 1722 ईस्वी में अवध की स्थापना की। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नामित किया गया था और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाही मामले उन्होंने नाम और सम्मान की खातिर आत्महत्या कर ली। सफदरजंग अदबुल मंसूर 1739 से 1754 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मानपुर की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सादत खान 1748 ईस्वी के दामाद थे।
शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी सफदरजंग का बेटा, वह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली का सहयोग था। रोहिल्ला को अंग्रेजों की सहायता से हराकर उसने विज्ञापन 1774 में रोहिलखंड को अवध में वापस कर दिया। आसफुद्दौला, वह लखनऊ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसे महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ फैजाबाद 1755 ईस्वी संधि का समापन किया। वाजिद अली शाह, उन्हें व्यापक रूप से जाने आलम और अख्तर पिया और अवध के अंतिम राजा के रूप में कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी को गलतफहमी के आधार पर हटा दिया गया था। शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैलियों के कालकाबिंदा भाइयों जैसे कलाकारों के साथ वहां के दरबार में स्पॉट किए गए। आधुनिक भारत। मुगल काल के पतन से लेकर भारत की आजादी तक और वर्तमान को आधुनिक भारत की श्रेणी में रखा गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। इस समयकाल ने आंदोलन, क्रांति, विरोध को जन्म दिया। आधुनिक भारत का घटनाक्रम। क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति। इस समय में पंजाब, मैसूर, अवध, हैदराबाद, बंगाल जैसे छोटे राज्यों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही पुर्तगाली उपनिवेश, डच उपनिवेश, फ्रांसीसी उपनिवेश और अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना हुई। ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम। इस समय ने बक्सर की लड़ाई, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ई का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 ईस्वी का अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, 1935 मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। 18वीं सदी के विद्रोह और सुधार। इस समय काल में रामकृष्ण, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, डेजेरियो और यंग बंगाल, राममोहन रॉय और ब्रह्मा समाज जैसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस समय काल में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रकार के आंदोलनों का उद्भव हुआ, जैसे शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, मुस्लिम लीग की स्थापना, रॉलेट विरोधी सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। अराजक और रिवॉल्यूशनरी अपराध अधिनियम 1919, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, अंतरिम सरकार, संवैधानिक सभा, माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन, दक्षिण भारत में सुधार, पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन, सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन आदि। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं।